Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our YouTube channel Community Vibes. Today we are going to discuss cosmetology. Now, this is the branch of aesthetic medicine that focuses on different procedures which are related to diagnosing and treating conditions of skin, hair, and nails. Now, this includes a variety of procedures like dermal fillers, Botox injections, hair transplants, eyebrow mapping, and well, so many things that you will enjoy today's discussion. Remember, these procedures are only to be performed by the licensed specialist. So, today in our session, I have invited Dr. Hamna Malik. She is a doctor who is a certified aesthetic physician. So, Assalamu alaikum, Dr. Hamna, and welcome to today's session of Community Vibes. Walaikum Assalam, Dr. Ham. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here and I am thankful for this opportunity. आपने बिल्कुल ठीक कहा है एस्थेटिक्स की कॉस्मेटोलॉजी की डिमांड बहुत बढ़ गई है और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके बहुत सारी क्यूरीज होती हैं और इंशाल्लाह आज के सेशन में हम उन्हें एड्रेस करेंगे। जी डॉक्टर हमना, पहले तो ये बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं इनको परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्पेशलिटी रिक्वायर्ड है, कौन सी स्किल या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्थेटिशियन एंड अ मेडिकल एस्थेटिशियन? एस्थेटिशियंस यूजुअली वो लोग हैं जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं जैसे कि फेशियल्स हो गए और वो बेसिक स्किन केयर रूटीन आपको बता देंगे और माइल्ड सी केमिकल पील्स भी कर लेंगे। और मेडिकल एस्थेटिशियंस वो लोग हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे और उनको स्किन कंडीशंस का पता है, उनको एनाटमी का पता है और उनको कॉम्प्लिकेशंस का पता है। अगर इन चीज़ों का पता है तो तभी वो खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वो उसको मैनेज कर लेंगे। मेडिकल एस्थेटिशियंस कर सकते हैं इंजेक्टेबल्स क्योंकि उन्हें एनाटमी पता है, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी। वो लेज़र्स कर सकते हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी जैसे बोटॉक्स, फिलर्स और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डॉक्टर हमना, कुड यू टेल द ऑडियंस that currently what different sort of procedures, cosmetic procedures are being done in Pakistan, especially in comparison with the rest of the world? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है इस टाइम पे। इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे ही प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जो कि मॉडर्न एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें इंजेक्टेबल्स में अगर आप देखें पीआरपी से लेकर शुरू हम हुए थे पीआरपी से, अब पीआरपीज, बोटॉक्स, फिलर्स और एक्सोसोम्स और पीडीआरएन, देयर आर मल्टीपल थिंग्स और हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं बहुत सारी अब जिसमें हाईफू हो गया और इसके अलावा लेजर्स में ऑल सॉर्ट ऑफ लेजर्स आर अवेलेबल। अब ऑलमोस्ट हर चीज पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा ये बताइएगा कि इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं और सर्जरीज भी होती हैं, इनके सक्सेसफुल होने में, इनके कामयाब होने में क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ सीरम एंड केमिकल्स दैट यू यूज, इस सब चीज़ों का क्या रोल है और कितनी इंपॉर्टेंस है? एस्थेटिक प्रोसीजर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ स्किल्स पे डिपेंड नहीं करते। इसके लिए इक्विपमेंट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लो क्वालिटी फिलर्स यूज़ करें, इजीली माइग्रेट कर जाएंगे। लो क्वालिटी पील्स यूज़ करें, बर्न के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और इसी तरह ही मशीन्स की क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जेन्युइन मशीन्स हैं तो उसमें ये होगा कि कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए इक्विपमेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की क्वालिटी मेरा ख्याल है ये कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर हमना, यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज किया है फिलर्स. सो आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल वुड नॉट बी येट फेमिलियर विद दैट वर्ड. आप ये बताएं ये डर्मल फिलर्स क्या होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट होता है, और वो जो इम्पैक्ट है वो कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है, क्या वो इम्पैक्ट रिवर्सिबल भी है, ये प्लीज बताइएगा. डॉक्टर हमद, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स कि लोगों को नहीं पता होता कि फिलर क्या है। फिलर और बोटॉक्स ये दो वो टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को पता नहीं होता कि फिलर क्या कर रहा है और बोटॉक्स क्या कर रहा है। तो फिलर फॉर द ऑडियंस में बहुत ज़्यादा मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगी। ये जेल बेस्ड इंजेक्शंस हैं जिनका मेन जो काम है वो वॉल्यूम प्रोवाइड करना है। जैसे कि एजिंग की वजह से वॉल्यूम लॉस हो रहा है, टिश्यूज़ जो हैं वो डिपोजिशन हो गए हैं, तो उनको रिपोजिशनिंग के लिए और वॉल्यूम के लिए हम फिलर्स यूज़ करते हैं जो मोस्टली हाइलुरोनिक एसिड से बने हुए होते हैं। तो फिलर्स यूजुअली लास्ट करते हैं कि
अगर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं तो 6 to 18 months फिलर्स लास्ट करते हैं। और यस दे आर रिवर्सिबल। अगर आपको इफेक्ट्स नहीं अच्छे लग रहे या समहाउ माइग्रेट कर गए हैं तो आप देयर आर फिलर डिसॉल्वर्स अवेलेबल। आप उनसे जो है रिवर्स भी कर सकते हैं इनके इफेक्ट्स को। और फिलर्स की मोस्ट कॉमन प्लेसेस जहाँ पे हम इन्हें फिलर्स हम इंजेक्ट करते हैं वो हैं चीक्स और लिप फिलर्स। लिप फिलर्स और इवन टेम्पल्स में भी यूज होते हैं। And tear और troughs, the area beneath the eyes. यस ऑफ कोर्स Right, टीयर right. ट्रफ्स। और इसके अलावा जॉ रीशेपिंग में और बहुत सारी ऐसी भी कंडीशंस हैं जिसमें एसिमेट्री हो तो हम फिलर थोड़ा सा इंजेक्ट करके उसको सिमेट्री जो है फेशियल सिमेट्री के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट बूटॉक्स? इसके बारे में आप हमें बताएंगी कि जो बूटॉक्स है व्हाट इज दैट, व्हाट डज इट डू टू द फेस? एंड बूटॉक्स के जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, और क्या उन इफेक्ट्स को भी अगर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हों जैसे मास्क लाइक फेस हम समटाइम्स देखते हैं हो जाता है, देन वुड इट बी रिवर्सिबल और नॉट? डॉक्टर हम दिस क्वेश्चन इज वेरी कॉमन और लोगों को इसके बारे में नहीं पता। फिलर और बोटॉक्स को यूजुअली मिक्स कर देते हैं, पता नहीं चलता उन्हें। और यहाँ पे हम आते हैं उसी बात पे जब आपने मुझसे पहले पूछा मेडिकल एस्थेटिशियन का। तो बोटॉक्स में तो मेडिकल एस्थेटिशियन का बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि उसको एनाटमी पता है तो वो अच्छे से बोटॉक्स कर सकेगा। बोटॉक्स न्यूरोमॉड्यूलेटर है जिसको काम करने में 15 डेज लगने ही लगने हैं। शुरू होगा इसका इफेक्ट कम से कम 1 हफ्ते से और कंप्लीट होगा इसका इफेक्ट 15 डेज में। फिर आप जाके आप देख सकते हो कि जो आपने बोटॉक्स किया था उसने आया मसल्स को रिलैक्स किया है या नहीं किया, या आपको थोड़ा सा और करना पड़ रहा है। और जहाँ पेशेंट की कंफ्यूजन है, पेशेंट्स सिर्फ ये देखते हैं कि वो कहेंगे कि रिंकल्स हैं, चाहे एजिंग रिलेटेड रिंकल्स हैं, स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो रिंकल्स हैं, और वो समझेंगे कि बोटॉक्स से हर किस्म की रिंकल्स चली जाएंगी, चाहे वो पेरी ऑरल हैं या जहाँ पे भी हैं। तो यहाँ अब पेशेंट को हमें बताना होता है कि कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हम बोटॉक्स नहीं कर सकते। सारी की सारी रिंकल्स बोटॉक्स से नहीं जा सकती। और के टाइम लिमिट के कितना लास्ट करेगा, बोटॉक्स यूजुअली लास्ट 3 to 6 months। ओके, सो लेट्स सपोज अगर एक्सेसिव बोटॉक्स लग गया है किसी अनप्रोफेशनल पर्सन से या जिसके पास स्किल नहीं थी, तो इस तरह के केसेस क्या रिवर्सिबल है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। इस पे रिसर्च हो रही है, बहुत सारे लोग जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने लिखी हैं चीजें, लेकिन वो उसको क्या कहते हैं, मास्क लाइक फेस कहते हैं ना, वो जो एक्सेसिवली एक स्पैज्मोडिक टाइप लगता है, प्लास्टिक सा फेस लगता अब है। जो है, अब जो मॉडर्न एस्थेटिक्स है उसमें वही उसी ही बंदे के काम को अच्छा समझा जाता है, उसी डॉक्टर के काम को अच्छा समझा जाता है कि जिसने आपका फेस बिल्कुल मास्क लाइक या पोकर फेस नहीं बना दिया, बिल्कुल एक्सप्रेशन नेचुरल लुक दिया, राइट, नेचुरल लुक दिया। जिस तरह हम देखते हैं बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और हम उनके मेस्ड अप फेसेस देखते हैं, पिलो फेस जिसको कहते हैं, और एक्सेसिव फिलर्स लगाने की वजह से वो डक शेप लिप्स बन गई, और इसी तरह जो है ये मास्क लाइक फेस हो गया बोटॉक्स की वजह से। सो दैट लुक्स वेरी अननेचुरल एंड दैट लुक्स वेरी इवन स्केरी। तो ये जो इस तरह के केसेस हैं वो इनसे शायद बहुत लोग डरते भी हैं कि ऐसा ना हो जाए। बोटॉक्स जो है वो वाकई में एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है। जैसे देखें कि आप इसे माइनर जो एसिमेट्रीज हैं, जैसे आईब्रोज की एक ऊपर है एक नीचे है, आप इसको ट्रीट कर सकते हो। बोटॉक्स से आप नेजल फ्लेयरिंग को कम कर सकते हो। बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते या शाय फील करते हैं कि स्माइल के साथ जो है नेजल फ्लेयरिंग होती है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। तो बोटॉक्स के लाइक multiple benefits हैं। So what is the difference in the cost of these procedures? Like generally speaking, Botox हैं, fillers हैं, ये पाकिस्तान में like are they affordable or not? And how would you compare the prices with those in other countries? That's a really good one. आप यकीन करें, जब भी मेरी फ्रेंड्स और बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं कि बाहर से आएंगे तो पहला उनका काम ये होगा कि अपने एस्थेटिक डॉक्टर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी है। लाइक मेरी फ्रेंड्स भी कि डॉक्टर हम ना अवेलेबल हैं आप,
और उन्होंने यहाँ पे लेजर्स की, फिलर्स की, बोटॉक्स की, ऑलमोस्ट सारे ही एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की जो हैं प्राइसेस बहुत इकोनॉमिक हैं Right, कंपेयर right. टू द Okay, that's अदर good. वर्ल्ड। Okay, that's good then. So that's और why इनकी डिमांड भी बढ़ गई इन प्रोसीजर्स की. बिल्कुल ऐसे So that's sort of like dental procedures जब लोग कराते हैं तो वो पाकिस्तान आके स्पेशली इवन दोज पीपल हु आर लिविंग अब्रॉड वो आके सबसे पहले डेंटल प्रोसीजर्स कराते हैं. ऐसा सो ही ये है, उसी बिल्कुल से ऐसा है। सिमिलर होगी सिचुएशन. हाँ Okay, जी। good. अच्छा ये बताइएगा कि what sort of patients are suitable for such procedures? इसमें कोई specific age group है या फिर some people have different medical conditions or diseases तो उनको कुछ precautions लेने की जरूरत होती है या नहीं? हर पेशेंट जो है वो सूटेबल नहीं है फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। अब जो मेडिकल एस्थेटिशियन है वो देखेगा कि उसकी एज क्या है, उसकी स्किन क्या है और उसकी मेडिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ऐसी जिसके लिए कोई भी प्रोसीजर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो। तो यहाँ पे वो आता है हमारी एथिकल प्रैक्टिस Yes. कि समटाइम्स नो कहना जो है वो बहुत बेहतर होता है। आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरे पास एक आई बच्ची जो ओबीज थी थोड़ी और उसके मल्टीपल इश्यूज थे, मेडिकल इश्यूज, और वो बस यही कह रही थी कि उसको जो है ना उसको रंग गोरा करना है। और जब मैंने उसे कहा कि बेटे पहले हम देखेंगे कि आपके LFTs RFTs ये डी रेंज तो नहीं है, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ द टेस्ट कि नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है। उसने कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, बस आप उसको रहने दें, आप सिर्फ जो है मुझे ड्रिप्स लगा दें वाइटनिंग की। तो पेशेंट सिलेक्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर पेशेंट को हर पेशेंट को आप नहीं कह सकते कि हाँ जी आप ये करा लो जो वो जहन में सोच कर आया। जैसे हाइड्रा फेशियल की बहुत हाइप है लेकिन हर किसी को नहीं चाहिए होता। ओके तो पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आता है हमारा एथिकल प्रैक्टिस। राइट राइट अच्छा ये भी बताइएगा कि यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की अभी कंसेंट की आपने बात की कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो बहुत नेसेसरी है ऐसे प्रोसीजर्स में सो ऑब्वियसली इसमें एक तो एज आपकी जो पेशेंट है दैट शुड बी अबव 18 राइट हाँ जी बिल्कुल राइट ऐसे। और जो आप फिर कंसेंट फॉर्म फिर साइन करवाती हैं अपने पेशेंट से हाँ जी कंसेंट फॉर्म हम लोग साइन कराते हैं जैसे फिलर्स के लिए, बोटॉक्स के लिए, CO2 के लिए, क्योंकि पेशेंट ने सुना तो है फिलर के बारे में, उससे नहीं पता कि खुदा न खास्ता इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो जब आप कंसेंट फॉर्म हम लोग जब साइन कराते हैं तो उसमें फिर हम सारी वो बातें उन्हें बताते हैं, रिस्क्स बताते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं, और फिर वो अच्छे से तभी डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर दे शुड गो फॉर द फिलर्स और द बोटॉक्स और नॉट। राइट अच्छा इसमें यह भी आपने बताया कि रिस्क भी होता है और अभी हमने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात की हमने जिस तरह कहा कि अगर बोटॉक्स जो है वो इररिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए या लो स्किल के साथ एडमिनिस्टर किया जाए देन दैट कैन कॉज अ मास्क लाइक फेस तो ये वाली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं दे आर लाइक स्किल पे भी डिपेंड करते हैं ओवर मिस यूजेज और ओवर यूज पे और भी कोई फैक्टर्स हैं जो कि आप कहेंगे कि उसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखी गई है टॉक्सिसिटी की या साइड इफ़ेक्ट्स की इधर पाकिस्तान में तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई भी कह लें कि नहीं सुना ओके के लोगों से हुए हों, मतलब कोई हम्म कॉम्प्लेक्सिटीज या कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए हों, लेकिन ओवरऑल सुनी तो हैं कि फिलर से जैसे वस्कुलर ऑक्लूजन एक उसकी कॉम्प्लिकेशन है ओके और आपको पता है कि फिर उससे नेक्रोसिस भी हो सकता है और लाइक किसी भी जगह की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए तो लाइक कितने इसके इसकी क्या डिजास्टर्स परसेंटेज क्या होगी इस तरह के साइड इफेक्ट्स की इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस की इसकी परसेंटेज आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि ये चीज़ें अगर आप कॉम्पिटेंट हो, अगर आप स्किल्ड हो एंड यू नो द एनेटमी तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। और सबसे अच्छी जो बात है कि वाई मेडिकल एस्थेटिशियन शुड बी प्रेफर्ड कि अगर खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको पता है कि मैनेज कैसे करना है। राइट राइट मतलब एक आप समझ लें अनप्रोफेशनल पर्सन जो है वो उसको किस तरह से डिस्टर्ब करेगा एक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि एक बंदा जिसको किसी रिस्क का पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि उसके कोई स्पेसिफिक काम करने से क्या नुकसान हो सकता है, तो वो उसे डरेगा ही क्यों। राइट राइट
राइट। तो अच्छा ये बताएं कि व्हाट अबाउट द नेचुरल रिजल्ट्स? अभी हमने शुरू में बात की कि मोस्टली पीपल वांट सच प्रोसीजर्स डन बट विदाउट द साइड इफेक्ट्स, एंड आल्सो दे वांट कि हमारी जो है ना नेचुरल लुकिंग हमारी इसका रिजल्ट हो। तो उसके लिए क्या बॉडी के अपने सेल्फ टिश्यू भी यूज हो सकता है फॉर सच स्किन रिजुविनेशन? उसकी कोई एग्जांपल्स आप दे सकती हैं? डॉक्टर, जब हम नेचुरल रिजल्ट्स की बात करते हैं तो समटाइम्स जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिलर्स हो गए, तो ये आपको उस तरह के नेचुरल रिजल्ट्स नहीं देंगे। और समटाइम्स पेशेंट सिलेक्शन में फिर हम पेशेंट्स को बताते हैं कि यू शुड गो फॉर पीआरपी फर्स्ट। मतलब पीआरपी आपके अपने जो है ब्लड से हम लेंगे, आपका अपना ब्लड लेंगे, उसी को प्रोसेस करेंगे और फिर इंजेक्ट कर देंगे। समटाइम्स पेशेंट आके आपको कह देंगे कि हमारे डार्क सर्कल्स हैं और हमने फिलर कराना है। अब वो ये नहीं समझेंगे कि डार्क सर्कल्स दो वजूहात की वजह से हो सकते हैं। मतलब ये सिर्फ जो है डार्कनेस भी हो सकती है और ये हॉलोनेस भी हो सकती है। और समटाइम्स पेशेंट की स्किन क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि अगर आप उसमें फिलर डाल दें तो वो यू कैन सी लाइक फ्रॉम नेकेड आई के नीचे फिलर पड़ा है। ओके तो ओके। फिर हम उनको कहेंगे कि पहले आप पीआरपी कराएं, स्किन की क्वालिटी बेहतर करें, उसके बाद फिर हम जा सकते हैं फिलर के ओके। लिए। और इसी तरह पीआरपी जो है वो आपके अपने ब्लड से लेते हैं। इसी तरह एक्सोसोम्स हैं, फैट फैट फिलर्स भी तो हैं आप? यस, वी कैन डू फैट ग्राफ्टिंग, के आप ही की बॉडी से लेंगे फैट और उसको प्रोसेस करके और वापस हम उससे फेशियल जिसे जिसे कहते हैं वेम्पायर फेशियल, ओके। उसमें भी ये यूज हो जाता है। और इसको वॉल्यूम के लिए भी और रिजुविनेशन के लिए भी फैट यूज कर सकते हैं आप। और आपकी अपनी बॉडी से एक और नई चीज है, एक्सोसोम्स हैं, ओके। वो भी आपके अपने सेल से लिए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और स्टेम सेल, तो वी कैन डू दीज, ऑल दीज ऑप्शंस आर ऑल दीज अवेलेबल। ऑप्शंस आर अवेलेबल। अच्छा, अभी आपने डार्क सर्कल्स की बात की तो इसी से रिलेटेड एक और कॉमन कंडीशन है आईज की, पफी आईज जो हो जाती हैं या आई बैग्स बन जाते हैं आंखों के नीचे। उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं? अगर तो इसकी कॉज हम आइडेंटिफाई कर लें, यूजली फ्लूइड रिटेंशन या पुअर स्लीप, तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये ठीक हो सकता है तो ठीक है। और अगर अदरवाइज हमारे पास जो सिर्फ इसको ठीक करने के लिए एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं टू सम एक्सटेंट, ओके इसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। Okay, I'd also like to know about what procedures are available for double chin, जिनका excessive fat होता है, तो उसमें क्या क्या options हैं? फॉर डबल चिन, इसमें भी वहीं से मैं अपना आंसर शुरू करूंगी कि पेशेंट सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शंस जिसमें काइबेला आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा लाइपोसक्शन इज एन ऑप्शन। और एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग, उससे भी आप फैट को टारगेट कर सकते हैं। और हाईफू, उससे आप फैट भी उससे टारगेट कर सकते हैं और उससे लिफ्टिंग भी जो है, HIFU stands for? हाई इंटेंसिटी फोकस्ड Okay, अल्ट्रासाउंड। so it's ultrasound which is being हाँ used for जी, the double chin. हाँ जी। ठीक है, ओके। और इसमें लाइक आपने माइक्रो नीडलिंग कहा, तो माइक्रो नीडलिंग क्या होता है? देखिए, जो एनर्जी बेस्ड, एक तो खाली माइक्रो नीडलिंग है, ठीक है। और एक है उसके साथ रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी। आपको डेप्थ का पता है, आप वहां पे टारगेट करे उस फैट सेल्स को। अब जो मेडिकल एस्थेटिशियन है उसको पता है कि लाइक उसने इन द डर्मिस रहना है या बिलो द डर्मिस जाना है। जब हम फैट को टारगेट कर रहे होते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग जो है वो जाके वहां पे जब एक्ट करेगी तो फैट मेल्ट हो जाता है। ओके, तो इसकी फिर वही बात कि परमानेंट है कि नहीं है, और हाउ मेनी नंबर ऑफ विजिट्स आर नीडेड फॉर दिस प्रोसीजर? To some extent, it is we can call it like semi permanent. अगर बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा दोबारा से नजर आना शुरू हो सकता है। और नंबर ऑफ सेशंस, 4 to 6 सेशन you will be get to done. Okay, so this has been such an informative discussion, और हमें इतनी बातें पता लगी हैं इस फील्ड से रिलेटेड, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड। तो एट द एंड आप की क्या एडवाइस होगी फॉर दोज पीपल स्पेशली हु आर स्ट्रगलिंग विद एक्नी, पिंपल्स एंड पिगमेंटेशन इश्यूज?
For those who are listening to us, my advice will be एक्नी को डिजीज समझें, इसको ट्रीट ज़रूर कराएं और ऐसा नहीं कहना कि एडल्टहुड है तो इसलिए बस हो गई एक्नी, हार्मोनल है और ठीक हो जाएगी. नो, इट्स अ डिजीज, इसको ट्रीट ज़रूर कराएं. लेकिन फॉर जनरल एडवाइस मैं ये कहूँगी कि कीप योर नेल्स क्लीन और जो आपके पिलो कवर्स हैं उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें. और मिलाज़मा के लिए ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं कहूँगी कि सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें. फर्स्ट स्टेप जो है टुवर्ड्स द मिलाज़मा ट्रीटमेंट या एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट इज सन ब्लॉक. तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है. That's all from my side. In the end, I would like to say that, as you all know, cosmetology is a rapidly increasing field, and the demand for such cosmetic procedures has increased since everyone has become so conscious about their appearance. Now, cosmetology isn't just about reversing the signs of aging, it is also a tool for self empowerment, for personal development, and also for confidence building. But the important thing is that cosmetologists, they need to offer transparent discussions and they need to take informed consents from their patients. So whatever procedure that you are going for or you intend to do, remember, do your own research and also be careful and go to the expert. Stay blessed and stay healthy and stay safe.